नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये पहली क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग में जो लीनियर रिग्रेशन है कैसे काम करती है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल होती है। अब इसको मैं एक छोटा सा एक जनरल एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि आपको एक डेटा सेट दे रखा है और इस डेटा सेट में हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये सारे आप मान लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हमारे और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इसको जो सबसे बेसिक एग्जांपल जो आपको हर जगह मिलेगा उसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि एक क्लासिफिकेशन है कैट और डॉग की। ठीक है, कैट और डॉग की क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैट के फीचर्स दिखाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे को अपने सिस्टम को जानना है कि एक कैट और डॉग में क्या अंतर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कैट का फेस हो गया, ये डॉग का फेस हो गया, तो लगभग दोनों सेम आ गए यहाँ पे। ठीक है, फिर कैट की आईज थोड़ी सी बड़ी गोल होंगी, डॉग की आईज कुछ इस तरह से होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। दोनों की नाक भी होती है, मूछें भी होती हैं, लेकिन कैट की मूछें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, कैट के कान, तो ये हमारा कैट बन गया। और डॉग के भी कान होते हैं और डॉग के कुछ हैवी हैवी टीथ होते हैं। हालांकि डॉग में उतनी अच्छी तरह बना नहीं पाया, लेकिन आप समझ जाइए, कम से कम ये तो कैट लग रही है और ये डॉग नहीं लग रहा। लेकिन हम जब देखना चाहें तो हम दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो हम तो ये जो इंडिपेंडेंट फीचर्स होते हैं, तो इसमें क्या जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट इसके फीचर्स जा रहे हैं। मान लीजिएगा कि इसमें ईयर चले गया, एक उसका ईयर का कोई फीचर चलेगा, इसमें आइज का फीचर चले गया, इसमें हेयर्स का फीचर चले गया। तो ये जब सारे मिलके लास्ट में ये कह रहा है कि ये कैट है, उसी तरह डॉग के कुछ फीचर जा रहे हैं और ये कह रहा है डॉग है। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यही होती है, जहाँ पे हम एक किसी डिस्क्रीट चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। और मेरे को थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट टिप और देनी थी आपको। कई बार आप जब भी कोई भी डेटा साइंस की या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की क्लास लेते हैं तो उस समय आपको लगता है कि यार ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जो मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब भी आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब भी मशीन लर्निंग की शुरुआत करें तो आपका जो टाइम होता है लर्निंग में, जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 20% अपना टाइम दीजिए। जो वीडियो के अंदर कोड लिखा गया है उस कोड की हर एक लाइन को समझने के लिए अपना 80% टाइम दीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल होता है एक 30-40 मिनट की वीडियो में समझाना कि हर एक लाइन का मतलब क्या होता है। तो हम एक ओवरव्यू दे पाते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वैसे भी एक जैसे जनरली अभी मेरे को 4 साल हो गए डेटा साइंटिस्ट एज ए डेटा साइंटिस्ट। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि डेटा साइंस के अंदर हमारा काम होता है रिसर्च का। जो चीज़ नहीं आ रही उसको कॉपी कीजिए, गूगल में पेस्ट कीजिए, उसके बारे में इन डेप्थ में जाइए। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जाना है ज़्यादा। आज तक 4 साल के अंदर मेरे जो मैथमेटिक्स बिहाइंड लॉजिक चलती है मैथमेटिक्स, वो कभी मुझसे किसी इंटरव्यूअर ने नहीं पूछा है। तो उसके पीछे नहीं जाना आपको केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। और बेसिक बेसिक कई बार कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, वो पता होनी चाहिए आपको। एकदम डिटेल में नहीं जाना, आप स्टैटिस्टिशियंस नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है और इस केस में हम क्लासिफाई करेंगे दो चीज़ों में। मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, जैसे कैट डॉग हॉर्स, इन सब का भी क्लासिफिकेशन बन सकती है, पर अभी हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए। तो देखिए, अभी जो प्रॉब्लम है ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की है, यानी कि दो क्लासेस होंगी इसमें। ठीक है, तो आपको पता ये है जो जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो दो तरह की वैल्यू हमें देता है।
ठीक है, एक क्या होता है 0 और दूसरा होता है 1। तो हम बेसिकली इसी क्लासिफिकेशन के ऊपर चलेंगे। जो इंटरव्यूअर का एक बड़ा फेमस, बहुत मतलब मेरे से तो कई बार पूछा गया है, उन्होंने कहा पूछा होता है कि लॉग ऑफ ऑड्स क्या होता है। ठीक है, लॉग ऑफ ऑड्स क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता है, ये एक तरीके का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे हमारा जो मॉडल होता है हम उसको लीनियरली कंबाइन करते हैं। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बन रखा है ये एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन के ऊपर ही बन रखा है। तो इसमें बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट लीनियर रिग्रेशन का ही चलता है, लेकिन डिफरेंस केवल इतना आ जाता है कि ये जो एल्गोरिथम यूज करता है उसको लॉग ऑफ ऑड्स या फिर लॉजिक फंक्शन कहते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको बेसिकली थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास अभी जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो या तो वो कैट होगा या कैट नहीं होगा। हमारे एग्जाम्पल के अनुसार अगर कैट नहीं है तो क्या है, डॉग है बाइनरी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ कैट और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग अ कैट। आपको ये पता ही है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है वो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ठीक है, बाकी ये वेट्स वही हैं और ये हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो जब हम इसको मैथमेटिकली, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन में बताया था कि ये इंटरसेप्ट हो गया है आपका W0, और जो W1 W2 W3 WJ ये बाकी अदर पैरामीटर्स हैं, बाकी दूसरे फीचर्स के, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। ठीक है, पर हम अपनी आसानी मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए हम इस समय जो इसका x0 होता है, x0 की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। तो अगर x0 1 आ गया तो इंटरसेप्ट की डायरेक्टली वैल्यू हम W0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा जो log ऑफ p अपॉन 1 माइनस p ये जो आता है, इसको हम इक्वेट कर देते हैं वेट ऑफ टोटल, यानी कि एक पूरा वेट का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। ये टोटल का मतलब पूरे हम वेट्स का मैट्रिक्स बना रहे हैं, पूरा ऐसे करके मैट्रिक्स बना रहे हैं। आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा आपसे। ठीक है, तो ऐसे ही करके वेट्स का एक पूरा मैट्रिक्स बन जाता है जहाँ W1 W2 W3 W4 ऐसे W1 W2 इसका पूरा एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये WT यानी कि वेट्स का मैट्रिक्स इंटू एक्स, एक्स क्या है, फीचर हो गया इसका। ठीक है, ये एक जनरली मैंने बता दिया, आपके ज़्यादा काम का नहीं है, तो आप चाहो तो देख लो, वरना इन डेप्थ चाहो तो देख लो, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ की ज़रूरत है वो होता है इसका लॉजिक फंक्शन। अब लॉजिक फंक्शन कैसे आया, जब मेरी ये इक्वेशन, ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल हो गया है। ठीक है, जब हम इसको एप्सिलॉन की पावर ले आते हैं, ई टू द पावर ले आते हैं, और मेरे को पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये इस तरह आप इसको सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स के पीछे जाके, तो इसकी पी की वैल्यू आएगी ई टी टू द पावर डब्ल्यू टी एक्स प्लस ई टू द पावर डब्ल्यू टी एक्स। ये इंटरव्यूअर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। ठीक है, या फिर हम इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस डब्ल्यू टी एक्स। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म का आप बता दो तो ये इंटरव्यूअर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। थियोरेटिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन केवल इतना ही है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। उससे पहले हम अपनी तरफ से कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर देते हैं। आपको पता है नमपाइज हम इंपोर्ट करते हैं ताकि हम किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी कर लें नंबर्स के साथ, या एरेज बना के उसके ऊपर फंक्शनैलिटी कुछ भी करते हैं। पैंडास का डेटा फ्रेम का स्लाइसिंग डाइसिंग के लिए मैटप्लॉटलिब.pyplot को हम एज PLT इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमारा यूज़ होगा हमारी प्लॉटिंग के लिए, कि हम कोई चार्ट प्लॉट करके दिखाएं। sklearn से हम मैट्रिक्स इंपोर्ट करेंगे। पिछली बार आपको याद होगा हमने मैट्रिक्स इंपोर्ट नहीं, हमने कहा था sklearn.matrix से इंपोर्ट कीजिएगा सारी चीज़ें। तो sklearn से हमने पूरी मैट्रिक्स से इंपोर्ट कर दी।
अब हम मैट्रिक्स के आगे डॉट लगा के फिर से कुछ इंपोर्ट करेंगे। तो इसमें मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिससे हम इवेल्युएट करते हैं एक्यूरेसी, F1 स्कोर, F2 स्कोर, RMC, सॉरी मीन स्क्वायर एरर, ये सारी चीज़ें हम इस मैट्रिक्स के अंदर से लाते हैं। तो ये कहाँ पड़ी है? sklearn के अंदर। फिर हम लीनियर मॉडल, पिछले बार भी हमने sklearn.linear मॉडल यूज़ किया था। उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन पड़ा था और हमारे पास बाकी रेगुलराइजेशन की टेक्निक्स थी, रिज और लासो भी इसी के अंदर पड़े थे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनमें से मैंने अभी तक 3 यूज़ करके आपको दिखा दी हैं। आज हम चौथा यूज़ कर रहे हैं जो कि sklearn.linear मॉडल के अंदर से आएगा और उसका नाम होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब ये जो लाइन आती है जिसमें हम परसेंटाइल का यूज़ करते हैं डॉट मैटप्लॉटलिब इनलाइन, जैसे अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोलैब के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो कोलैब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोलैब में जब भी आप कुछ चीज़ प्लॉट करना चाहो तो प्लॉट अपने आप दिखा देता है, लेकिन यदि आप कुछ और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, VS कोड या जुपिटर, तो वहाँ पे ये प्लॉटिंग अपने आप नहीं दिखती है, आपने रन कर दिया। जैसे मैं एक चार्ट प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया तो ये आराम से मेरे को दिख जाएगा इसमें कोलैब के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ जुपिटर ये सारी चीज़ें नहीं दिखती, तो इस वजह से हम कहते हैं कि मैट प्लॉट लॉग डॉट इनलाइन, कि तुम लाइन के बाद मेरे को वो चार्ट प्लॉट करके दिखा दो। तो हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक फंक्शन की। तो लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है? ये बेस्ड है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर ही, और इसका फॉर्मूला है ये, यानी कि 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस WTX, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या करता है, इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। तो हमें 2 पॉइंट पता चल गए, लॉजिस्टिक फंक्शन या लॉग ऑफ ऑड्स के ऊपर हमारा डिपेंड होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर केवल 2 ही वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब हमने सारे फीचर्स डाले उसके अंदर अपने एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है, ये होगा हमारा 0.5 मान लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट है 0.5 का। तो अब ये क्या कर रहा है, अब हमारी एल्गोरिथम क्या करेगी यहाँ पे, हमारी एल्गोरिथम ने कहा कि उसने एक कैट और डॉग का जो फीचर्स थे उसने देखा, उसने कहा यार ये जो है ना, ये मेरे को 0.7 यानी कि 70% मेरे को कैट लग रही है। ठीक है, तो 70% यहाँ आ जाएगा, 70%। तो यानी कि हम ये क्या देख, 70% अगर उसको कैट लग रही है और उसके बाद 2 ही चीज़ें, या तो कैट लगे या डॉग लगे, तो वो क्या हुआ, कैट ही तो हुआ वो। और उसी तरह से यदि यहाँ पे पॉइंट आता है और वो कह रहा है नहीं यार, मेरे को जो कैट है ना वो केवल 0.4% ये कैट लग रही है, अगर सिर्फ 0.4% कैट लग रही है, यानी कि ये क्या होगा, डॉग होगा। ठीक है, तो ये होता है लॉजिस्टिक फंक्शन का। इसके अंदर एक पैरामीटर होता है थ्रेशोल्ड, जो ये पॉइंट बता रहा हूँ ये थ्रेशोल्ड होता है। इस थ्रेशोल्ड को हम ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर लेते हैं। नॉर्मली ये 0.5 पे ही एडजस्ट होता है, यानी कि 50% से ऊपर होगा तो एक क्लास को जाएगा, 50% से नीचे होगा तो दूसरी क्लास को जाएगा। आप अपने हिसाब से इस पैरामीटर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये तो मैंने जनरली एक प्लॉट बनाया था ताकि मैं आपको समझा सकूं। हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं, ये मैंने पूरी थ्योरी भी लिख रखी है। तो जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन को देखिएगा, कॉस्ट फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन को हम लॉस फंक्शन भी कहते हैं। ये एक्चुअल वो फंक्शन होता है जिसको हमें कम से कम रखना होता है, यानी कि कॉस्ट का मतलब क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट लग रहा है उसके पीछे, हमें इस कॉस्ट के ऊपर काम करना है, हमें इसको कम से कम रखना है, उसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि मैंने कॉपी पेस्ट ही कर रखा है, लेकिन इस हमारे कोई भी एल्गोरिथम का काम क्या होता है कि हमें इसको मिनिमाइज करना होता है। तो मैं एकदम लास्ट में ले जाता हूँ आपको। तो कॉस्ट फंक्शन को मैंने आपको बताया कि उसको हम लॉस फंक्शन भी कहते हैं, LW से दिखा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि हम अपने फंक्शन में फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यदि आपको याद नहीं आ रहा होगा, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो सिंपल सी बात, y इक्वल्स टू, अगर मैं बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस डॉट 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 बीटा
एन एक्स एन, ठीक है। अगर मैं इन सब की बात करूं तो हमारा, मैंने क्या कहा था, ये लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसी के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी देखिए हर एक जो भी होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, वो इसी कॉन्सेप्ट में काम करता है कि हम देखिए, हम इंटरसेप्ट तो चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारा ये था, मैं इसका इंटरसेप्ट में तो कोई बदलाव नहीं कर सकता हूँ, इस पॉइंट में मैं कोई भी बदलाव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये तो हमारे पैरामीटर दे रखे हैं, तो मैं इनमें भी कोई बदलाव नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बदलाव करूँ तो करूँ किसमें? मेरे को अपना कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करना है ना। मेरे को अपना जो एल्गोरिथम, कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है हमें एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लाना है, उसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। तो अब मैं किस में चेंजेस कर सकता हूँ? मैं केवल इनमें चेंज कर सकता हूँ। ये वेट या बायसेस अटैच्ड होते हैं हर एक फीचर्स के साथ, तो मैं केवल इनमें चेंज कर सकता हूँ। तो ये इसकी इक्वेशन है, ये भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये होता कैसे मिनिमाइज है? वो ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन लगता है हमारा। ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो ग्रेडियंट डिसेंट कुछ नहीं करता है, मान लीजिएगा एक ऐसे करके स्लोप है आपका, ठीक है। अब आपको इस फंक्शन का क्या होता है कि यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जब हमारा मिनिमम लॉस फाइंड करना होता है हमें, कि जहाँ ऐसा पॉइंट फाइंड करना होता है जहाँ मिनिमम लॉस हो, यानी कि मुझे इस पॉइंट में आना है, ठीक है। उसके लिए हम करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वहाँ जाके देख लीजिएगा, अन्यथा यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने पूरे तरह से समझा रखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आते हैं और हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें हमें सिंपल के चर्न प्रिडिक्शन करना है। चर्न प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि कई बार कंपनी में एम्प्लॉय आ जाता है लेकिन कंपनी को छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है कि चाहे कंपनी, जैसे एक फ्लिपकार्ट है, जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी अभी बायजूस का एग्जांपल लेते हैं, बायजूस का आजकल बड़ा चल रहा है। तो बायजूस ने अपने कस्टमर तो बना लिए, ठीक है, उसने बहुत सारे बच्चे इनरोल कर लिए, पहले यूनिकॉर्न बन गई थी, वो 22-25 बिलियन डॉलर की कंपनी हो गई थी, आज की डेट में 7 बिलियन डॉलर की केवल कंपनी रह गई है। तो इसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण है चर्न। चर्न का मतलब छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि जो उसके स्टूडेंट एनरोल कर रहे थे वो अब छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहे नहीं, अब बेकार है, ये ऑनलाइन वाले चोचले बेकार हैं, इससे अच्छा मैं अपने बगल में शर्मा जी के वहाँ ट्यूशन लगा लेता हूँ, ठीक है, सस्ता भी पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है चर्न प्रिडिक्शन, ये हर एक चीज़ में काम आ सकता है। जैसे कि कंपनी के अंदर इम्प्लॉयज़ गए, अब कंपनी इम्प्लॉय जा रहा है, तो कंपनी अब उस इम्प्लॉय को ट्रेनिंग करा रही है, सब कुछ करा रही है, अपने रिसोर्सेज लगा रही है, लेकिन जैसे 2-3 साल होते हैं वो आदमी कंपनी को छोड़ के चले जाता है। तो अब कंपनी सोच में पड़ेगी यार कि मैंने अपनी इसके पीछे इतना पैसा खर्च कर दिया और ये मेरे को छोड़ के चले गया, तो ये उपयोगी कहाँ हुआ? तो इससे तो कंपनी का लॉस हो रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें, इसको कहते हैं चर्न प्रिडिक्शन, कि भैया ये जो कस्टमर है या हमारा एम्प्लॉय है छोड़ के क्यों जा रहा है। क्या हम ऐसा कोई एल्गोरिथम बना सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये रीज़न है कि एम्प्लॉय मेरे छोड़ के जा रहे हैं, या ये वाला एम्प्लॉय मेरा छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस एक यूज़ केस है। हम इस बार भी एक रियल यूज़ केस ही ले रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं हमने जो नहीं दिखानी चाहिए वो मैं नहीं दिखाऊंगा इसमें किसी भी कंपनी के लिए। तो ये सारे इसके डेटा हैं जिसमें एक ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए हम कर रहे हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज अटेंड कर रहा है। तो दिमाग में अपने बायजूस वाला एग्जांपल लो। बायजूस में पहले बच्चे दबा के जा रहे थे, लेकिन अब सब बायजूस को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर आईडी, जेंडर, सीनियर सिटीजन है या नहीं है, पेरेंट है या नहीं है, डिपेंडेंट्स हैं या नहीं है, टेन्योर कितने समय तक हो रहा कंपनी में, फ़ोन सर्विस, इसे बहुत सारे इसमें ये दे रखे हैं। ये सारे क्या हैं? हमारे फीचर्स। तो इतने सारे हमारे फीचर्स हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा आउटकम होगा वो होगा चर्न, यानी कि ये कंपनी की सर्विसेज या उसको छोड़ेगा, प्रोडक्ट को छोड़ेगा या नहीं। ये सारे ऊपर वाले सारे हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, ये डिपेंडेंट फीचर है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमारा एक डेटा सेट गिवन होगा, जी बिल्कुल गिवन है डेटा सेट, ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा गिटहब लिंक के साथ, गिटहब लिंक में जाके देखिएगा। तो हमारे पास ये डेटा सेट है। आप देखिए डेटा सेट में 7000
43 का हमारे पास रोज हैं और हमारे पास 21 कॉलम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें pd.read_csv करना है, उसके साथ हमें अपना लिंक डाल देना है, क्योंकि ये डेटा सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कोलैब में अपने। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिंक डाल दिया उसका। ठीक है, तो मैंने अपने डेटा सेट का साइज ले आया और ये मेरा साइज है। बाकी मैंने आपको बता रखा है फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं जब मैं पाइथन की सीरीज आपको पढ़ा रहा था, लेकिन अगर आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप मेरे नोट्स डाउनलोड कीजिए गिटहब से, कॉपी कीजिए, गूगल में पेस्ट कीजिए, आजकल तो चैट जीपीटी में पेस्ट कीजिए, चैट जीपीटी मेरे से भी बेहतर कुछ बता देगा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ इनके टाइप क्या हैं। देखिए, टाइप जानना बहुत जरूरी होता है कई बार। ठीक है, जैसे हमारा कस्टमर आईडी का ऑब्जेक्ट बना रखा है इसने। ठीक है, कस्टमर आईडी को ऑब्जेक्ट बना रखा है, डेटा सेट दिखाया नहीं मैंने कहीं। एक बार मैं डेटा सेट को मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा है डेटा सेट मेरा। तो मैं दिखाता हूँ डेटा सेट को। जब हमें देखना है तो मैं डेटा डॉट हेड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी टॉप की जो 5 रोज होती हैं वो सारी आ जाएंगी, दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये हैं, तो ये सारी रोज है मेरी। ठीक है, कस्टमर आईडी ये क्या है, इसमें नंबर भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं। इसको ऑब्जेक्ट टाइप का बता रखा है, इसको फीमेल, ये तो स्ट्रिंग है एक तरीके की, लेकिन इसमें भी ये ऑब्जेक्ट टाइप का बता रखा है। सीनियर सिटीजन ये सही है, ये इंटिक है, ये पार्टनर, ये ऑब्जेक्ट। तो इनकी देखिएगा आप क्लासिफिकेशन क्या है, खराब है। ऑब्जेक्ट टाइप क्या होता है कि जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट टाइप गलत टाइप हमने कर दिया है यहाँ पे हमें इंटीजर ये स्ट्रिंग टाइप ये सारी चीज़ें करें। ज़्यादातर हम चीज़ें इंटीजर या फ्लोट में रखें तो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेहतर काम करेगा, लेकिन हमारा ज़्यादातर टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। खैर, ये दूसरी बातें हो गई, ये जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तब आपको ज़्यादा काम आएंगी। फिलहाल हम अपने अपने डेटा को कॉपी कर देते हैं। डॉट कॉपी करके हम पूरी इसकी कॉपी कर दे रहे हैं। इसमें भी 2 चीज़ें होती है, वैसे मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है, लेकिन जब मैं डेटा डॉट कॉपी कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, ये एक इसकी सेपरेट कॉपी बना दे रहा है। यदि मैं df इक्वल्स टू डेटा कर देता, सिर्फ डेटा कर देता, तो कॉपी तो चली जाती इसकी, लेकिन यदि मैं df में कुछ भी चेंज करता तो डेटा में भी चेंज हो जाता। ठीक है, तो अभी तो हम df डॉट कॉपी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स आ गए हैं, लेकिन हम कुछ ही फीचर्स हम इसमें काम में लेंगे, जो कि होगा टेन्योर कि कितने समय तक उसने काम किया और मंथली कितना चार्जेस दे रही है, और इसके हिसाब से हम एक बार चर्न को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अभी यूज़ करने वाले हैं EDE यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी यानी कि एक्सप्लोरेशन करना, हमें डेटा को, जितना डेटा के अंदर चीज़ें छुप रखी हैं हमें उन सब चीज़ों को बाहर निकालना, ये होता है एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ नहीं यूज़ कर रहा, मैं सीधा बॉक्स प्लॉट यूज़ कर रहा हूँ। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट के अंदर दिखाता है 3-4 चीज़ें होती हैं बॉक्स प्लॉट के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हो गया मीन कि लगभग कितने लोग छोड़ रहे हैं कंपनी को, या जो भी चीज़ है इसको छोड़ रहे हैं, ये इसका मीन हो गया, जो नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आउटलायर्स होते हैं, ये सारा जो है ना, ये इस सब को आउटलायर मानते हैं। आउटलायर इनका बिहेवियर नहीं पता भैया हमें, वो चीज़ें आउटलायर होती हैं। जैसे कि आपकी एक गली होगी, ठीक है, गली के अंदर 10 घर मान लीजिए। ठीक है, अब 10 घर के अंदर अगर आप हर घर की मंथली इनकम ले लो तो एक ऑन एन एवरेज मैं कहता हूँ कि 1-1 लाख रुपया हर एक घर की होगी। लेकिन एक घर ये भी होगा जिसमें बच्चे चाहे पढ़ रहे होंगे या वो हो रहे होंगे या गरीब होगा कोई बहुत, तो हो सकता है उसके घर में 20,000 रुपये महीने के आ रहे होंगे। ठीक है, एक घर ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा घर ऐसा भी हो सकता है जो महीने के 2 करोड़ कमा रहा होगा। मान लीजिएगा 2 करोड़ कमा रहा है, एक घर ऐसा भी हो सकता है। बाकी जो घर हैं वो लगभग महीने के 1 लाख से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, आउटलायर हो गए। तो हमारी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ना, इनको पहचानने में बड़ी मुश्किल हो जाती है इन चीज़ों को, यार भैया अचानक से 20,000 कैसे हो गया। तो ये आउटलायर भी हमें रिमूव करने पड़ते हैं। ठीक है,
और एक डेटा साइंस के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप्स देता हूँ। यदि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो जो हमारा समय होता है ना, वो मैक्सिमम टाइम ये डेटा की क्लीनिंग, कि डेटा को हम सही तरीके से बनाएं, डेटा की फॉर्मेटिंग सही करें, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में जाता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत रिसर्च में, और ये जो मॉडलिंग वगैरह का पार्ट होता है, ये तो हम ना के बराबर ही टाइम में कर लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तोप चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही बड़े से बड़ा तुर्रम खा करता है। वो आपको इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको लगता है कि बहुत रॉकेट साइंस है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल तो चैट जीपीटी पूरा का पूरा मॉडल बना के दे रही है। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट में वापस आ जाते हैं। तो ये बॉक्स प्लॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ कि जो मंथली चार्ज है, ठीक है, जिसका मंथली चार्ज लगभग 62 के करीब था, ठीक है, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन जिनका मंथली चार्ज 80 के करीब था, एवरेज में बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम एक और करते हैं। ठीक है, अब हम टेन्योर के ऊपर करते हैं कि भैया कितने समय तक रहा ये। ठीक है, अभी टेन्योर मेरे ख्याल से नंबर ऑफ डेज का होगा ये। तो देखिए, जिनको छोड़ना था ना, उन्होंने बाद में छोड़ा है। जिनको नहीं छोड़ना था, सॉरी, जिनको छोड़ना था उन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज में छोड़ दिया है। और ये एवरेज दिखा रहा है, इनिशियल स्टेज में लोग ज़्यादातर छोड़ देते हैं, और बाद वाली स्टेज में लोग काफ़ी देर तक टिके हुए हैं। यानी कि अगर ये मैं इसको डेज में मानूँ, तो पहले 10 दिन या महीने जो भी रहा होगा इनका टेन्योर, मैंने देखा नहीं है कि डेज का है या मंथ का। तो 10 दिन के मान लेते हैं, 10 दिन का है, तो 10 दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर लोग छोड़ दे रहे हैं। और 40 उसके बाद जो नहीं छोड़ने वाले हैं, वो लगभग उनका एवरेज बन रहा है 40 दिन, कि 40 दिन तक तो आदमी टिका हुआ है कम से कम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने ईडीए से हमें क्या इंसाइट मिली? देखिए, बहुत सारी इंसाइट मिल गई हमें। तो जो बॉक्स प्लॉट देख के ही हमने देख लिया कि भैया कि कैसे किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं। यदि कोई आदमी है जो जिनका जो मंथली चार्ज है उसके हिसाब से जाएं, तो जिनका मंथली चार्जेस ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा जल्दी छोड़ रहे हैं। जिनका मंथली चार्जेस कम है, वो नहीं छोड़ रहे हैं। उसी तरह से जो स्टार्टिंग में लोग ज़्यादा की प्रवृत्ति होती है ज़्यादा छोड़ने की, और लेट में जब प्रवृत्ति होती है कम छोड़ेंगे, जिनको ज़्यादा देर तक टिक गए। तो इसी हिसाब से आपको पता होगा कि जब हमारे देश में, ये टेलीकॉम कंपनी का ही डेटा है, तो मैं उसी का एग्जांपल लेता हूँ। जब हमारे देश में जियो आया था 2016 में, तो लोग के भाग भाग के गए जियो के पास। लेकिन एयरटेल के पास कुछ ऐसे उपभोक्ता थे कि जो अपने कंपनी छोड़ के ही नहीं जा रहे थे। वो आज तक एयरटेल के ही यूज़र हैं, क्योंकि वो क्या होता है, समय के साथ लॉयल्टी हो जाती है एक प्रोडक्ट के साथ, कि यार चलो कोई बात नहीं, जियो से 50 रुपये महंगाई है, महंगाई दे दो, लेकिन हम तो एयरटेल के साथ ही रहेंगे। तो हमें इस तरह से चीज़ों को समझना होता है, और ये इंसाइट हमें बिजनेस को देनी होती है, कंपनी को देनी होती है, कि भैया ये मेरा निष्कर्ष है, आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, अब हम कुछ और भी कर लेते हैं। ठीक है, अब तो सबसे पहले मैंने ये किया कि जहाँ पे भी मेरा चरण यस और नो लिखा है ना, जहाँ पे भी मेरा जो चरण है ये यस या नो लिखा है, ठीक है, तो उसको मैं 1 कर दूं, और जहाँ नो लिखा है उसको 0 कर दूं। क्योंकि मेरा तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम कर रही है, मैथमेटिक्स काम कर रही है, मैथमेटिक्स को यस और नो तो पता नहीं है क्या होता है, तो मैं उसको मैथमेटिक्स 1 और 0 के हिसाब से ही दे दूं। 1 का मतलब है कि हाँ भैया वो छोड़ के चले जाएगा, 0 का मतलब होता है कि नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, शुरू करना। तो मैंने आपको बताया था कि हमें एसकेएलएन के अंदर एक होता है मॉड्यूल, मॉडल सिलेक्शन का। उसके अंदर से हमें ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट निकालना होता है। तो हमने वो इंपोर्ट कर दिया है एसकेएलएन के अंदर से। तो यानी कि इसका काम क्या है, ट्रेनिंग करेगा, टेस्ट करेगा और स्प्लिट करेगा। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम सिंपल इंग्लिश है। ट्रेनिंग के लिए अलग करेगा, टेस्टिंग के लिए अलग करेगा, और इस हिसाब से तोड़ देगा। तो हमें सबसे पहले आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट। इसके अंदर क्या क्या जाएंगे, हमारे फीचर्स जाएंगे। फीचर्स क्या क्या हो गए हमारे, हमने केवल 2 फीचर ले रखे हैं पूरे डेटा फ्रेम में से, टेन्योर और मंथली चार्जेस। और हमारी क्लास क्या है, हमारी क्लास है उसने छोड़ा या नहीं चरण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
इंडिपेंडेंट और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट। तो इसको हमने x ले लिया, इसको y ले लिया, टेस्ट साइज रखा हमने 0.2, यानी कि हमारा 80% डेटा जाएगा हमारा ट्रेनिंग के लिए और बाकी 20% हमारे टेस्टिंग के लिए। रैंडम स्टेट जीरो, रैंडम स्टेट जीरो का मतलब, रैंडम स्टेट का मतलब ये होता है कि जितनी, अगर आप रैंडम स्टेट नहीं लिखोगे ना, तो जितनी बार आपका, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ करके, एक्सट्रेन डॉट हेड, ठीक है। अभी इसको एक बार ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो 72 14 71, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, 72 14 71, सेम आ रहा रिजल्ट। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैंने हटा दिया, चेंज हो गया, 12 31 27 आ गया। दोबारा से रन करता हूँ, दोबारा से इसको चलाता हूँ, 64 23 18, तो हर बार रिजल्ट अलग आ रहा है। तो ये हर बार रिजल्ट अलग ना आए, ठीक है, उसी हिसाब से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डाले ये, उसके लिए हम एक रैंडम स्टेट इसमें डाल देते हैं। अब रैंडम स्टेट जीरो कोई नंबर है, ये तुम्हें कोई भी नंबर दे दो यार, तुम्हारी इच्छा है। मैं 43 दे देता हूँ उसको, कोई भी नंबर है वो दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 43 दे रखा है, 654 9, 654 9, कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में, ठीक है। यानी कि रैंडम स्टेट से, यानी कि जिस हिसाब से ये स्प्लिट कर रहा है ना, भाग कर रहा है हमारे पूरे डेटा फ्रेम का, वो हमेशा उसी हिसाब से करेगा उस नंबर के लिए, उस पर्टिकुलर नंबर के लिए, ठीक है। इसको हमने नंबरिंग दी कि 43 वाला भाग इतना होगा, वो इस तरह से होगा, स्प्लिट होगा, ठीक है। अब हम वैल्यू काउंट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इतने लोगों ने कंपनी को, जीरो का मतलब क्या था, नहीं छोड़ा, और इतने ने छोड़ दिया प्रोडक्ट को, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा ट्रेनिंग के अंदर डेटा है, ये हमारा टेस्टिंग के अंदर डेटा है, ठीक हो गया। अब हम सिंपल से क्या करना है, हमें तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन निकालना है, लगाना है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा देते हैं। एसक्यूएल लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लिया और ये मैंने रन कर दिया। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर पहले हम फिफ्थ इंटरसेप्ट, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके बिना भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इसका CLF यानी कि हमारा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को मैंने CLF लिखा है, इसको इसकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं फिट कर रहा हूँ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, याद रखिएगा केवल एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को फिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हो गया फिट। अब मैं इसके कोफिशिएंट देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो फीचर्स हैं केवल, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे दो फीचर्स हैं तो दो कोफिशिएंट आएंगे, दो कोफिशिएंट आ रहे हैं, ये रिपीट हो गया। इंटरसेप्ट एक ही होता है, तो इंटरसेप्ट एक ही आएगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है करने की। लेकिन अब जो चीज़ें आ गई हैं इनकी ज़रूरत होती है। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, पहले मैं ट्रेनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, ठीक है। ट्रेनिंग के अंदर मैं एक्स ट्रेन का डेटा दूंगा, फिर टेस्टिंग की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, वो निकालूंगा, उसके लिए मैं एक्स टेस्ट का डेटा दूंगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना मेरे को, मैंने क्या किया, हमारा जो मॉडल था CLF डॉट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रॉब एक्स ट्रेन का प्रिडिक्ट किया, फिर वाई ट्रेन का प्रिडिक्ट किया, और फिर जैसे मेरा एक्स टेस्ट ये था और टेस्ट में प्रिडिक्शन में ये वैल्यूज आ रही हैं। अब ये वैल्यूज तो मेरे को समझ में नहीं आई, लेकिन क्योंकि ये एरे के फॉर्म में है, तो ये वैल्यू अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगी। पहले मैं ये कुछ और रन कर देता हूँ, मैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग की प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ, केवल हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमने इंस्टेंस बनाया था ना, CLF डॉट लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद एक दो अक्षर जितने आपको याद आ रहे हैं उतना आप याद करो, अपने आप बता रहा है, प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करनी है, लॉगरिथम प्रिडिक्ट करना है, वो आपके ऊपर है, आप क्या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो तीन ऑप्शन आ गए, तो अभी हम प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके ऊपर एक बार कर्सर ले आओ, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम एक बार कर्सर ले आते हैं, ये होता है, इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी का एस्टीमेट बता रहा है, ये पूरी डेफिनेशन बता रखा है कि कैसे करके ये फंक्शन काम करता है, सब बता रखा है इसमें, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने एक्स
ट्रेन का कर दिया, एक्स चेस्ट का कर दिया, और उसके बाद हम उनकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कुछ इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, मैंने हर एक स्टेप के लिए अलग अलग लिख रखा है, वरना ये 2 ही लाइन में आता है पूरा। अब हमारा मेन काम है, हमने प्रिडिक्ट कर दिया, हमने निकाल लिया, क्योंकि ये एरे है, एरे की फॉर्म में है, तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए मैं एसक्यूएल जो डॉट मैट्रिक्स के अंदर से एक्यूरेसी स्कोर कि कितना एक्यूरेट मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये चीज़ें ले रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक और इस बार प्लॉटिंग लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, वो होता है सीबॉर। सीबॉर ना मैटप्लॉटलिब से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये बना मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि एंड्रॉयड का कोई वर्जन होता है, उसको मैटप्लॉटलिब समझ लो। ठीक है, अब एंड्रॉयड का वर्जन अपडेट जो हो गया है, उसको कहते हैं सीबॉर। ठीक है, अब मैं एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ। देखो, ये कह रहा है कि जो मेरा ट्रेनिंग डेटा में एक्यूरेसी है ना, जब मैं ट्रेनिंग डेटा लाया, अब हाँ सॉरी, इसमें एक्यूरेसी में क्या क्या डालना होता है, हमने यहाँ से एक्यूरेसी स्कोर निकाला, जो हमने ट्रेनिंग की क्लास को जो प्रिडिक्ट किया था, और जो एक्चुअल में वाई ट्रेन था। ये टेस्ट में जो मैंने प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल में वाई टेस्ट था, तो इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो मेरे ट्रेनिंग की डेटा में एक्यूरेसी है वो 78% है, और टेस्टिंग में मेरा 79% एक्यूरेसी है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या ये ठीक है? मतलब एक्यूरेसी अच्छी आना का क्या मतलब होता है? मॉडल अच्छा है आपका? नहीं, कभी भी नहीं। ये डिपेंड करता है यूज केस में आपका। उसके लिए आता है हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक और टॉपिक है जो आपसे पूछा ही जाएगा। अगर आप अपना पहला इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की 90% चांस है कि आपसे पूछा जाए। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? ये कंफ्यूज कर देता है, इस वजह से इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नाम दिया है। इसको समझाने के लिए मान लीजिएगा हमें 0 और 1 प्रिडिक्ट करना था। ठीक है, 0 और 1 प्रिडिक्ट, एक्चुअल में जो 0 था, अगर मैं उसको 0 ही प्रिडिक्ट कर दूं, ठीक है, तो इसको कहूंगा मैं ट्रू नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि 0 हमारी अनवांटेड वैल्यू है, 0 के साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगा और 1 के साथ मैं पॉजिटिव लगाऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअल में 0 था और मैंने प्रिडिक्ट भी 0 कर दिया, तो मैंने प्रिडिक्ट तो सही किया, ट्रू हो गया ना। तो ये पहला वाला ट्रू इसके लिए आ गया, क्योंकि एक्चुअल में भी था, ये भी था। नेगेटिव इसके लिए आ गया क्योंकि ये 0 0 प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल में 0 था, लेकिन प्रिडिक्ट मैंने 1 कर दिया, यानी कि फॉल्स होगा। अब मैंने प्रिडिक्ट क्या किया है? 1 को, 1 के साथ क्या आएगा? पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव हो गया। अब एक्चुअल में 1 था और मैंने प्रिडिक्ट कर दिया 0। ठीक है, तो 0 के साथ नेगेटिव आता है, पीछे वाला टर्म ये आ गया, और ये क्या गलत हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। एक्चुअल में 1 था और प्रिडिक्ट भी 1 कर दिया, यानी कि ये ट्रू होगा। 1 के साथ क्या आता है? पॉजिटिव p, ट्रू पॉजिटिव। सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की। ठीक है, तो कई बार ये केस मैं आपको ऐसे करके समझाता हूँ कि आपने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का कोई केस हुआ होगा आपके साथ। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। तो आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ किया, अपना बिल पेमेंट या वगैरह, या आपके पास नोटिफिकेशन आ गया कि भैया आपके कार्ड से इतना पैसा किसी ने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब आप कह रहे हो यार मैंने तो किया ही नहीं। तो कंपनी ने सोचा यार ये आदमी तो कर ही नहीं रहा, लेकिन इसके कार्ड से पैसे चले जा रहा है, तो उस कस्टमर का कंपनी के ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। तो जब भी कंपनी को लगता है ना यार इसका कार्ड चोरी हो गया लग रहा है, ये और दिन तो यार ये 2-2 हज़ार की मैक्सिमम करता था, आज इसने 20,000 रुपये का कर दिया, तो कंपनी वाले क्या करेंगे? कस्टमर के पास एक मैसेज भेज देंगे कि भैया क्या तू ये ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्योंकि उसको लग गया कि यार ये भाई ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में वो फ्रॉड था, यानी कि उस केस में क्या होगा? एक्चुअल में वो फ्रॉड था, सॉरी ये होगा, एक्चुअल में वो फ्रॉड था, और कंपनी ने भी कहा कि भैया ये फ्रॉड है। जब आपके अकाउंट से एकदम 20,000 रुपये किसी ने उड़ा दिए, तो ये केस आ गया। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें क्या बन सकता है कि यार तुमने एक्चुअल में तो वो ट्रांजेक्शन किया था, मतलब एक्चुअल में तो तुमने वो ट्रांजेक्शन किया था, ठीक है, लेकिन कंपनी ने कहा कि ये फ्रॉड है। कंपनी ने क्या कहते अरे ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, तो फॉल्स नेगेटिव में आ गया। लेकिन उससे आपका कुछ हानि हुई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आप लोगों को? कोई बात नहीं, मैसेज एक्स्ट्रा आ गया, कॉल ही कंपनी वालों ने एक्स्ट्रा कर दिया, आपका तो कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ।
अब एक तीसरा केस लेते हैं कि एक्चुअल में वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं था, कंपनी ने कहा कि ये फ्रॉड नहीं है, होन दो ट्रांजैक्शन, तो कोई कंपनी मैसेज ही नहीं देगी, तो ये भी सही चल रहा है, ये तो बाय डिफॉल्ट सही चल रहा है। फिर एक्चुअली में वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन था, लेकिन कंपनी ने कहा ये तो फ्रॉड नहीं है, तो इस केस में बड़ी दिक्कत होगी भैया, आपके तो पैसे का चूना लग गया 20,000 रुपये का। तो इन सब टर्म्स का मतलब है, अब ये आप इतना ही मेरी बातें सुन के कंफ्यूज हो गए हो, तो इस वजह से इसका नाम दिया गया था कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके 4-5 बार देखिए, मेरी बातें समझ में नहीं आती कोई आर्टिकल पढ़िए, यूट्यूब में ढेरों वीडियो पढ़ रखी हैं इसके ऊपर, वो जाके देखिएगा, मेरी एक और पिछली वीडियो में भी मैंने बता रखा है, वहाँ जाके देखिए। लेकिन ये ज़रूर पढ़ लेना आगे इंटरव्यू में अगर जाना चाहते हो, और ये मस्ट है कि क्रैक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये तो इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा मेरे को, अब मैं अपने डेटा के हिसाब से समझना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने अपना सीबॉर्न का यूज़ किया। सीबॉर्न का कमाल देखिए, अब मैंने इस चीज़ को अपने लिए प्लॉट कर दिया, जैसे ये प्लॉट हो रखा है, ये तो कॉपी की इमेज कहीं से, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरा जो चंड है, चंड मतलब उसने कंपनी छोड़ दी, और मैंने प्रिडिक्ट किया कि हाँ भैया कंपनी सच में छोड़ दी है उसने, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव वाला केस आ गया ये, ठीक है। इसमें रिटेन कंपनी, इसमें चंड था और इसमें चंड है, तो ट्रू पॉजिटिव वाला केस आ गया, ठीक है। ये मैंने बढ़िया प्रिडिक्ट कर दिया कि यार ये बंदा छोड़ के जाने वाला था। अब इसमें कंपनी ने कहा कि यार एक्चुअली में चंड था लेकिन वो कंपनी में रह गया, चलो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने पूरी तरह से एक ग्राफ में प्लॉट किया है, ठीक है। ग्राफ में तो यार इतना इजीली प्लॉट कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी कोडिंग से, ठीक है। एक लाइन को अपना आप चैट जीपीटी में डालो, एक एक लाइन को इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन देगा, 10 तरीके बताएगा सेम कोड को करने के लिए, ठीक है। अब इस केस में क्या था कि जो मैंने, हाँ अच्छा सेम कोड कॉपी हो गया, ठीक है। हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक क्रॉस वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बना दिया, स्कोरिंग मैंने निकाल दी। अब मैं ये सारा कोड सिंपल है, क्रॉस वैलिडेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसको क्रॉस वैलिडेट का मतलब क्या है कि मैं अपने डेटा के ना कॉपीज़ बना दे रहा हूँ, 4-5 कॉपीज़ बना दे रहा हूँ, और उस डेटा के साथ मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 कॉपीज़ जितना ज़्यादा मेरे पास डेटा होगा ना, मशीन को उतना ज़्यादा सीखने में सहूलियत होगी। तभी तो कहते हैं कि जो गूगल है, गूगल के पास इतनी डेटा है, जिस कंपनी के पास डेटा होता है, डेटा इज़ न्यू गोल्ड, ये इसी वजह से कहते हैं। अब वहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा तो था नहीं, तो मैंने क्रॉस वैलिडेशन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, sklearn फिर से यूज़ करना है, मॉडल सिलेक्शन फिर से यूज़ करना है, जिससे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, उसी में हम क्रॉस वैलिडेट करके एक लाइब्रेरी आती है उसको इंपोर्ट कर दिया, और उसको हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो क्रॉस वैलिडेट करना है, उसके अंदर हमें सबसे पहले एल्गोरिथम लिखनी है, ये इंस्टेंस मैंने बना दिया था, यहाँ लिखना है एक्सट्रेन, वाई ट्रेन डालना है, स्कोरिंग मैंने डाल देनी है। स्कोरिंग किस बेसिस में कर रहा हूँ, एक्यूरेसी की बेसिस में। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें डालोगे, जैसे F1 स्कोर होता है, ठीक है, हमारा प्रिसीजन रिकॉल होता है, उतनी ज़्यादा आप डाल सकते हो अभी, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा चीज़ों को। तो इस वजह से मैंने स्कोरिंग केवल सिंगल डाली है। और CV का मतलब होता है क्रॉस वैलिडेशन, यानी कि कितनी बार वैलिडेट करें आपके डेटा को भैया। मैंने कहा 5 बार कर दे भैया, 5 फुल वैलिडेशन कर दे 5 बार, ठीक है। यानी कि 5 बार ये एल्गोरिथम रन होगी, तो उससे क्या होगा, 3 बार अगर उस सेम चीज़ को कहा इसने कि भैया ये बंदा छोड़ के चले जाएगा, और 2 बार का ये बंदा नहीं छोड़ के जाएगा, तो मैं किसकी बात मानूंगा, 3 बार वाले की बात। तो इस वजह से इसको CV को हमेशा ऑड नंबर डालते हैं, और 5 से ही स्टार्ट करना चाहिए, 5, 7, 3 भी नहीं करना चाहिए। 3 में क्या होता है, डेटा कम रहता है थोड़ा, ठीक है। वर्बोस का मतलब होता है ये जो सारा मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ये वर्बोस होता है, ठीक है। ये रिटर्न ट्रेनिंग स्कोर ये सब दे रहा है ना, स्कोर वगैरह ऐसा है, ये देखिए हर एक उसमें दे रहा है। ट्रेनिंग स्टार्ट की, एक बार मैं दिखाता हूँ, ऐसे बहुत तेज़ी से कर लेगा तो एकदम ही प्रिंट कर दे रहा है ना। मैं इसमें टाइम भी अगर इंपोर्ट कर देता तो धीरे धीरे करके प्रिंट करता है। तो पहली बार उसने क्रॉस वैलिडेट किया, देखो पहली बार जब क्रॉस वैलिडेट किया उसने, उसकी क्या है, ट्रेनिंग में 78% और टेस्टिंग में 77%। दूसरी बात किया, ट्रेनिंग में 78, टेस्टिंग में भी 78। तीसरी बार में ट्रेनिंग में 78, उसमें भी उतना ही। तो ऐसे करके ये आगे बढ़ता रह रहा है।
क्योंकि डेटा सेट स्मॉल है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार भाई अब इसका एरे बना देता हूँ, यानी कि ये ट्रेन वाले को एक में स्टोर कर देता हूँ, टेस्ट वाले को एक में स्टोर कर देता हूँ, वही चीज़ें कर रखी हैं मैंने, ठीक है। हाँ, बाकी ये कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आगे हम अपने इसके ऊपर लास्ट में क्या कर दिया मैंने, मॉडल के कोफिशिएंट को ये सारी चीज़ें लिया और इनका कोफिशिएंट निकाल दिया कि इस केस में कोफिशिएंट कितना था, इस केस में कोफिशिएंट कितना था, किस केस में कोफिशिएंट कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो अब ये तो लगभग सारे लगभग बराबरी एक्यूरेसी बता रहे हैं ना, इस मॉडल में हमें उतना ज़्यादा पता नहीं लगेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैंने बीच में नाम लिया जिनका, वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि एक्यूरेसी तो आपको पता है ना, ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है, लेकिन प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, F1 स्कोर क्या होता है, लॉग ऑफ लॉस भी बता दिया मैंने आपको। तो ये अलग टर्म्स होती है, हमें जब भी क्लासिफिकेशन मॉडल यूज़ करना है ना, हम कभी एक्यूरेसी यूज़ ही नहीं करते एक्चुअल में, हम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ठीक है। तो प्रिसीजन रिकॉल का क्या मतलब होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव होते हैं उनको डिवाइड कर दो हम नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड ट्रू पॉजिटिव से, ठीक है। एक मिनट, जो नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव होते हैं उनको डिवाइड कर दो प्रिडिक्टेड ट्रू पॉजिटिव से, प्रिडिक्टेड ट्रू पॉजिटिव, तो ये दोनों प्रिडिक्ट किया था ट्रू पॉजिटिव, यानी कि टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी, ये हो गया प्रिसीजन। वैसी रिकॉल, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लेकिन ये मैं आगे फिर से आपको बताऊंगा। उसके अलावा AUC ROC कर्व भी होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आज मैं समय की क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो मैं इस वजह से ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाऊँगा वीडियो को, लेकिन मैं आपसे अनुरोध यही करूँगा कि कुछ कुछ टर्म्स जो होती है मेरे द्वारा बताई गई, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस कोड को जब भी आप सीखें गिटहब में जाइए, गिटहब से डाउनलोड कीजिए, साथ साथ में जैसे मैं बोलता हूँ वैसे रन कीजिए। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती, ChatGPT में डालिए, गूगल में डालिए, यहाँ वहाँ से सर्च करके चीज़ें जानिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट है जो एक्चुअल में किसी ने किया हुआ है, ठीक है। किसी भी कंपनी का नाम, किसका डेटा है, ये डिस्क्लोज कभी नहीं किया जाता, तो इस वजह से मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। डेटा साइंस वाले को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।